नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बदहाल भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार मांग और खपत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत दो महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को नगद वाउचर दिए जाएंगे और त्योहार के पहले नगद एडवांस दिया जाएगा। LTC के नगद वाउचर स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी छुट्टियों के बदले उस अवधि के पैसे ले सकेंगे। इसके अलावा वे टिकट के मूल्य की 3 गुनी रकम का कोई सामान खरीद सकेंगे जिस पर कम से कम 12% का GST लगता हो। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि त्योहार के मौके पर कर्मचारियों को विशेष एडवांस दिया जा सकता है। पहले इस तरह का एडवांस दिया जाता था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसे बंद कर दिया गया था। ये स्कीम भी 31 मार्च 2021 तक ही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सीमा पर एक मिशन के तहत विवाद पैदा कर रहा है, लेकिन देश इस संकट का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है। सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को उद्घाटन किया और अरुणाचल प्रदेश में नेचुफू सुरंग के काम का शिलान्यास भी किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर एक बयान दिया है, जिस पर विवाद हो गया है। उन्होंने सीमा पर भारत चीन के बीच जारी गतिरोध के लिए धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि चीन की कोशिशों से 370 फिर से बहाल होगी। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमने 370 हटाने को कभी स्वीकार नहीं किया। जो इन्होंने 5 अगस्त को किया है वो यहाँ कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चीन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा वो लद्दाख में जो कुछ भी कर रहे हैं वो अनुच्छेद 370 हटाने के कारण है, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया है। अल्लाह करे उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और 370 और पैसे से जम्मू कश्मीर में बहाल हो। हाल ही में बनाए गए 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से 4 हफ्तों के अंदर नोटिस पर जवाब देने को कहा है। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की बयानबाजी का क्रम जारी है। इस क्रम में मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एक विवादास्पद बयान दिया है। मंत्री मोहन यादव प्रदेश के आगर मालवा में प्रचार करने पहुंचे थे। एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि हम सड़क पर उतरने वाले लोग हैं, आपसे सब तरह से निपटना जानते हैं। उन्होंने कहा ये कमजोर लोग नहीं हैं, न तुम्हारी नौटंकियों में विश्वास करने वाले लोग हैं, अच्छे के साथ अच्छे से कदम मिलाकर चलना जानते हैं। उन्होंने कहा लेकिन जो बुरा करने जाएगा तो घर से निकाल लाएंगे और जमीन में गाड़ने वाले हम लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मामूली बात नहीं है। एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आई तमिलनाडु की कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कुछ घंटों बाद ही तमिलनाडु से दिल्ली आकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। खुशबू सुंदर ने अपना इस्तीफा देने के बाद कहा कि वो ऐसा पार्टी के कुछ नेताओं की अपनी बात थोपने और दबाव डालने के विरोध में कर रही हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हकीकत से काफ़ी दूर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र के तौर पर अगर आगे बढ़ना है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता की ज़रूरत है जो देश को सही दिशा में ले जा सके। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई तो जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। पीड़िता के परिवार में माता पिता और 3 भाई कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। अदालत की ओर से इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिसमें परिवार और सरकार का पक्ष पूछा गया था। बॉलीवुड के 34 निर्माताओं और 4 फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ केस दायर किया है। इन लोगों का आरोप है कि इन्होंने बॉलीवुड के बारे में गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की है और बॉलीवुड की छवि खराब करने की कोशिश की है। इन सभी लोगों ने अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, नविका कुमार और राहुल शिवशंकर के खिलाफ भी केस दायर किया है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई से कहा है कि वो उनके पड़ोसी के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए कार्रवाई करे। रिया की पड़ोसी ने टीवी चैनलों को कहा था कि उन्होंने देखा था कि सुशांत 13 जून को रिया को उनके घर पर छोड़ने आए थे, जो कि यह दावा झूठा पाया गया है। इसके बाद रिया ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। हाथरस बलरामपुर की घटनाओं से दहले उत्तर प्रदेश में हर दिन कई जघन्य वारदात होने की खबरें आती रहती हैं। अब उत्तर प्रदेश की ही झांसी से खबर है कि यहां नाबालिग युवती से बलात्कार हुआ है और ये अभियुक्तों ने लूटपाट कर उसके पैसे भी छीन लिए हैं। ये घटना झांसी के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई है। पीड़िता के परिवार की ओर से FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
बिहार की राजधानी पटना के करीब बक्सर में महिला से हैवानियत और उसके मासूम बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि बक्सर में एक दलित महिला के साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया और विरोध करने पर उसे और उसके 5 साल के बच्चे को एक नहर में फेंक दिया। पीड़ित महिला का बक्सर के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में 7 आरोपी हैं, जिनमें से अभी 1 गिरफ्तार किया जा सका है। वहीं उसके अलावा बस 2 आरोपियों की पहचान हो पाई है। नीट परीक्षा के नतीजे अब 16 अक्टूबर 2020 को घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है। हालांकि 16 अक्टूबर 2020 को किस वक्त नतीजों का ऐलान किया जाएगा, इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। 13 सितंबर को देश भर में मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा कराई गई थी। बांग्लादेश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा को लेकर कई दिनों के भारी विरोध के बाद रेप के लिए फांसी की सजा तय कर दी गई है। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनिसुल हक ने बताया कि यह कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 13 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में गैंगरेप की घटना के बाद पूरे देश में इसे लेकर आक्रोश पैदा हो गया था। भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 71,22,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,09,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,64,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3,75,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,77,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,83,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 77,63,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,14,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 50,94,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,50,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।